Everyone. So today we are going to start with this section that is 4.3 जो हमें इंटरेस्ट रेट्स डिटरमाइन करने बताएगा। देखो, अब सोच रहे होगे कि इंटरेस्ट रेट तो हमने डिटरमाइन करने पहले भी सीख लिए, इसमें क्या डिफरेंट है। देखो, पहले में हमने अज्यूम किया था कि हम इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन कर रहे थे, ये अज्यूम करके कि सिर्फ करेंसी एग्जिस्ट करती है इकोनॉमी में, चेकेबल डिपॉजिट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। किया था कि नहीं किया था अज्यूम? राइट। सो अब हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ये अजम्पशन लेकर कि सिर्फ करेंसी ही एग्जिस्ट नहीं करते हैं, करेंसी के साथ साथ चेकेबल डिपॉजिट्स भी एग्जिस्ट करते हैं। अब जब करेंसी के साथ चेकेबल डिपॉजिट्स भी एग्जिस्ट करते हैं, बैंक्स का रोल भी साथ में आ जाता है, तब कैसे इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन होते हैं? ठीक है, तो उसको हम इस सेक्शन में समझेंगे। इसलिए हमने इंटरेस्ट रेट्स को डिटरमाइन करने के लिए दो सेक्शंस में डिवाइड कर लिया था। अब मैंने आपको क्या बोला डिस्कशन में कि चेकेबल डिपॉजिट्स भी हमारे डिस्कशन में आ चुके हैं, तो बैंक्स का रोल भी आ गया है। लेकिन बैंक्स का रोल तो आ गया है, लेकिन हम तभी तो उस चीज को प्रॉपरली स्टडी कर पाएंगे ना, कि जब हमें प्रॉपरली बैंक्स के रोल के बारे में पता होगा। बैंक्स होती क्या है, बैंक्स करती क्या है, राइट। सो हम इस चीज को समझते हैं। देखो, आपने जूनियर क्लासेस में किया था कि जो बैंक्स होती हैं, बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती हैं। ठीक है। अब आपने जूनियर क्लासेस में कहीं ना कहीं मे बी आपके टीचर्स ने आपको ये चीज़ करवाई होगी कि देखो, दो तरीके की चीज़ें होती हैं। एक हमारे पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एक हमारे पास नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। आप एग्जाम्पल लीजिए, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए आप बैंक के एग्जाम्पल लीजिए, और नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए आप एग्जाम्पल लो इंश्योरेंस कंपनीज की। ठीक है, LIC की ले लो, ठीक है, या किसी की भी ले लो। आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के एग्जाम्पल ले लो। देखो, जो बैंक होते हैं उनके दो आपने मेन फंक्शंस किए होंगे फ्रॉम योर सिंस योर जूनियर क्लासेस के। बैंक्स जो होते हैं, एक तो वो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, लोग जाकर अपना पैसा डिपॉजिट करा सकते हैं बैंक में। प्लस बैंक्स लोन भी देते हैं, लोन्स भी एडवांस करते हैं, राइट। ये हमने दो बेसिक फंक्शंस किए थे बैंक के। दैट जो बैंक्स हैं, बैंक्स रिसीव फंड एंड बैंक्स एडवांस लोन्स, राइट। ये हमने बैंक के फंक्शंस किए थे। इन दो फंक्शंस के कारण बैंक मेरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बन गया। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनने के लिए आपको ये दोनों फंक्शन सेटिस्फाई करना जरूरी है, देन ओनली एक इंस्टीट्यूशन को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंसिडर किया जाएगा। वही अगर दूसरी तरफ मैं इंश्योरेंस कंपनी की एग्जांपल लेती हूँ, दैट इज LIC। LIC जरूर आपको लोन देता है, पर क्या LIC आपके पैसे डिपॉजिट करके रख सकता है? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि LIC या कोई और इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो आपका पैसा डिपॉजिट करके रखती हो। ठीक है, तो ये हमारा डिपॉजिट वाला फंक्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इवन दो इट इज सेटिस्फाइंग द लोन वाला फंक्शन, बट इट इज नॉट सेटिस्फाइंग द फंड्स रिसीव करने वाला फंक्शन। तो क्या ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हुआ? नहीं, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं हुआ। टू बी अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको इन दो फंक्शंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, और इन दो फंक्शंस को परफेक्टली सेटिस्फाई करती हैं हमारी बैंक्स। ठीक है, दैट्स व्हाई बैंक्स को फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कंसिडर किया जाता है। अब आते हैं हम प्रॉपरली इन बैंक के रोल्स पे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये दो काम करती हैं, दैट इज फर्स्टली रिसीव फंड्स एंड सेकंड इज एडवांस लोन्स। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी कि बैंक्स को फंड कहाँ से आता है? हवा से तो आता नहीं होगा कि उड़ता उड़ता फंड आ गया, पैसा आ गया, नहीं। बैंक्स में फंड कौन डिपॉजिट करवाता है? लोग। और कौन डिपॉजिट करवाता है? फर्म्स। ठीक है। अब बैंक्स जो होती है वो इन फंड्स को यूज करके फाइनेंशियल एसेट्स बाय करती हैं। ठीक है। अब इन एसेट्स को फाइनेंशियल एसेट्स कहा जाता है, जो बैंक्स ओन करती हैं। और इसी पैसे से, इन फंड से, अगर कोई डिपॉजिटर पैसा विड्रॉ करने आता, मतलब ऐसे लोन मांगने आता है, तो लोन भी देती है। तो बैंक्स इस फंड को फाइनेंशियल एसेट्स बाय करने के लिए यूज करती हैं। फाइनेंशियल
एसेट्स बैंक्स ही ओन करती हैं, एंड जो फंड होता है अगर कोई बैंक से लोन मांगना है तो बैंक लोन भी देती है। दूसरी चीज, अब इस चीज को समझिए कि अब जो फंड्स हैं उसी से ही बैंक्स लोन भी देती है। आपको आई होप ये चीज समझ आ गई हो, राइट। सो अब आती है बारी लाइबिलिटीज की। देखो, लाइबिलिटीज का मतलब है कर्ज जो आपके ऊपर है किसी का। आप द थिंग दैट यू ओ टू समवन, द थिंग दैट यू ओ टू समवन, OWE, ओ टू समवन, जो कर्ज है आपका दूसरा दूसरों का आपके ऊपर। अब बैंक के ऊपर भाई किसका कर्जा होगा? बैंक तो देता है ना लोन्स, बैंक तो फंड्स रिसीव करता है, तो बैंक के ऊपर कैसा कर्जा? देखो, आपको समझनी पड़ेगी चीज। ये जो बैंक के पास फंड्स पड़े हैं, द बैंक्स रिसीव द फंड्स, पीपल और फर्म्स डिपॉजिट द फंड्स इन द बैंक। जो बैंक के पास ये फंड्स पड़ा है, ये किसी और का पैसा है, ये बैंक का पैसा नहीं है। ये कमर्शियल बैंक्स ने पैसा क्रिएट नहीं किया है। हम अभी कमर्शियल नॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं, हम सेंट्रल बैंक की बात नहीं कर रहे। वो तो पैसा क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये जो पैसा रिसीव किया बैंक्स ने, ये पैसा किसी और का है। तो जाहिर सी बात है कि पैसा बैंक्स का अगर नहीं है, अगर किसी और का है, तो उसको बैंक बैंक को इस पैसे को वापस भी तो करना पड़ेगा। तो फंड्स आर द थिंग्स दैट बैंक्स ओ टू पीपल एंड फर्म्स, ठीक है। अब फर्म्स एंड लोगों से पैसा रिसीव, फंड्स रिसीव किए हैं बैंक ने, दिस इज द थिंग दैट बैंक्स ओ टू देम इन रिटर्न, राइट। सो दैट्स वाई एक लाइबिलिटीज होती है। देखो, एसेट हुए जो मेरे ये फाइनेंशियल एसेट्स है जो उन्होंने फंड रिसीव किए, और जो उससे कुछ फाइनेंशियल एसेट बाय किए, एक तो वो चीज हो गई। एक होती है लाइबिलिटीज वाली साइड, मतलब जो पैसा रिसीव किया बैंक ने वही तो वो लोगों को ओ करते, क्योंकि वो किसी और का पैसा है। नेक्स्ट, अब हमने फाइनेंशियल इंटरमीडियरी लिया, दैट इज बैंक्स। देखो, बैंक्स को क्या चीज स्पेशल बनाते हैं, क्योंकि बैंक्स की लाइबिलिटी जो है वो मनी है, ये चीज बैंक्स को स्पेशल बनाती है। कैसे? दैट इज, अगर मैं सपोज करो कि अपना मैंने 10,000 बैंक्स में डिपॉजिट करवाया, तो वो बैंक की लाइबिलिटी बन जाएगी, बिकॉज दैट इज द मनी दैट बैंक्स ओ टू मी। बट हमारे लिए वो क्या चीज होगी? बैंक्स के लिए तो वो लाइबिलिटी बनेगी, लेकिन हमारे लिए वो पैसा है जो हम ट्रांजैक्शंस, मतलब कोई चीजें बाय या सेल करने के लिए यूज कर सकते हैं। हम इस पैसे को कभी भी विड्रॉ करवा सकते हैं, हम इस पैसे के ऊपर चेक भी लिख सकते हैं। सपोज अगर मुझे एंटायर अमाउंट, मेरे अकाउंट में जितना भी पैसा पड़ा है, अगर मुझे वो पूरा अमाउंट विड्रॉ करवाना है, तो आई हैव टू राइट चेक ऑन दैट। सो अगर मैं उस पैसे पे चेक इशू करूंगी, इफ आई वांट टू गिव दैट अमाउंट टू समवन एल्स, तो दैट इज व्हाट, कि जो चीज बैंक के लिए लाइबिलिटी बनेगी, वो मेरे लिए इतने सारे फंक्शंस प्रोवाइड करेगी। दैट इज ट्रांजैक्शनल पर्पसेस के लिए, विड्रॉल पर्पसेस के लिए, कि मैं विड्रॉ कर पा सकती हूँ पैसा, चेक्स के पर्पस के लिए, कि आई कैन राइट चेक्स अगेंस्ट इट। नाउ विद दिस चेक्स, आप जो है अपने एंटायर अकाउंट बैलेंस, मतलब जितना भी आपके अकाउंट में बैलेंस पड़ा है, आप उतना अमाउंट लिख सकते हैं चेक के ऊपर। आप चाहे तो पूरा अमाउंट भी विड्रॉ कर सकते हैं थ्रू द चेक्स। अब आगे बढ़ने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड द बैलेंस शीट ऑफ सेंट्रल बैंक्स एंड बैंक्स। तो सेंट्रल बैंक ऑफ और बैंक्स की बैलेंस शीट में क्या क्या है, एसेट और लाइबिलिटीज वाली साइड पे, लेट अस अंडरस्टैंड। देखो, सेंट्रल बैंक की एसेट वाली साइड पे है बॉन्ड्स, मतलब जो सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होल्ड करती है, कुछ भी है। तो सेंट्रल बैंक्स बॉन्ड्स एज एन एसेट होल्ड करती है। दूसरी चीज, लाइबिलिटीज। सेंट्रल बैंक लाइबिलिटीज के तौर पे सेंट्रल बैंक मनी होल्ड करके रखती है। सेंट्रल बैंक मनी क्या है? एक तो आ गए हमारे पास, दैट इज लाइबिलिटीज वाले साइड पे रिजर्व्स प्लस करेंसी है। अब यहाँ पर करेंसी क्या है? दैट इज कैश इन हैंड। मतलब ऑफ कोर्स सी बात है, हम करते आए हैं
कि सेंट्रल बैंक जो है वो पैसा क्रिएट करती है। तो सेंट्रल बैंक अगर पैसा क्रिएट करेगी तो वो अपने पास तो रखेगी नहीं, वो पैसा हमारे पास ही आता है, ऑफ कोर्स हमारे पास आता है, हमारे हाथ में वो कैश आता है। तो दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि करेंसी का ये मतलब होता है, दैट इज द कैश इन आवर हैंड। दूसरी चीज रिजर्व्स क्या होते हैं। अब जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं ना, वो अपना चेकेबल डिपॉजिट्स का, इसका कुछ पोर्शन सेंट्रल बैंक के पास रखते हैं। मतलब बैंक्स जो है, नॉर्मल जो बैंक्स है, कमर्शियल बैंक्स जो है, वो पैसों का मतलब जो वो फंड्स रिसीव करते हैं उसका कुछ पोर्शन वो सेंट्रल बैंक के पास रखते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, रिजर्व्स। तो सेंट्रल बैंक का पैसा क्या हुआ, अब ऑफ कोर्स ये रिजर्व्स हुए कमर्शियल बैंक के, ठीक है। मतलब रिजर्व्स जो सेंट्रल बैंक के पास पड़े हुए हैं वो कमर्शियल बैंक्स के हैं। सो ये उनकी लाइबिलिटी बन गई बिकॉज सेंट्रल बैंक ओ दीज रिजर्व्स टू बैंक्स। और करेंसी जो कि उन्होंने कह लो कि ये करेंसी जो है ये लोगों की पड़ी हुई है। तो दैट इज द थिंग दैट दे ओ टू पब्लिक। सो ये क्या आएगा, ये आएगा लाइबिलिटीज वाली साइड पे, बिकॉज दीज आर द थिंग्स दैट सेंट्रल बैंक ओ टू बैंक्स और पीपल, राइट। सो सेंट्रल बैंक मनी इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, दैट इज रिजर्व्स एंड करेंसी। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी आगे के लिए, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड दिस बैलेंस शीट, राइट। सो आई होप ये आपको क्लियर है कि रिजर्व्स का मतलब क्या होता है। दैट इज द रिजर्व्स इज द मनी जो कि बैंक्स और कुछ रेशो, जैसे मैंने आपको बताया था रिजर्व रेशो, है ना। तो वो हम आगे करेंगे कि रिजर्व रेशो का क्या मतलब होता है। रिजर्व रेशो मतलब ऐसे कुछ रेशो के तौर पे बैंक्स सेंट्रल बैंक के पास अपना पैसा रखते हैं। अब ये वो मनी है जो सेंट्रल बैंक कंट्रोल करके रखती है और बनाती है। दूसरी चीज इज मेरे बैंक्स की बैलेंस शीट पे आते हैं। अब बैंक्स एज एन एसेट्स क्या रखती हैं अपने पास, सबसे पहले है रिजर्व्स। अब क्या है कि बैंक्स देखो, हमने बैंक्स किया कि बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं और उनके रूल्स क्या होते हैं। अब बैंक्स को किस वजह से रिजर्व्स रखने पड़ते हैं ये हम आगे करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप समझ लीजिए कि बैंक्स की बैलेंस शीट में एसेट साइड पे रिजर्व्स भी आता है। दैट इज द मनी जो बैंक अपने रिजर्व्स जो है किसके साथ रखते हैं। रिजर्व्स कौन सी साइड पे था, लाइबिलिटीज की साइड पे था सेंट्रल बैंक की। तो बैंक्स कुछ फंड्स रिजर्व्स के तौर पे भी रखते हैं, लेकिन वो अपने पास नहीं रखते, वो इन रिजर्व्स को किसके पास रखते हैं, सेंट्रल बैंक के पास। लेकिन वो अब सेंट्रल बैंक ओ दिस टू बैंक्स, तो ये सेंट्रल बैंक का क्या ये बैंक्स का क्या हुआ, रिजर्व हुआ। दूसरी चीज लोन्स। अब बैंक्स के पास जो बैंक्स फंड्स रिसीव करती हैं उससे वो लोन्स भी लेंड करती हैं लोगों को। तो लोन्स भी बैंक्स की एसेट साइड पे हुआ, ठीक है। आई रियली होप कि आपको एटलीस्ट एसेट और लाइबिलिटीज का बेसिक मीनिंग पता हो, ठीक है। तो ये चीज। दूसरा बॉन्ड्स, तीसरा बॉन्ड्स आ गया। अब जो है बॉन्ड्स भी है, ये कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी रखती है। बैंक्स इन्वेस्टमेंट के तौर पे इन बॉन्ड्स को बाय करती है। किससे बाय करती है, फाइनेंशियल एसेट से, ठीक है। फाइनेंशियल एसेट्स में उनके पास वो फंड्स आ जाएंगे दैट दे रिसीव फ्रॉम, किससे किससे रिसीव करती है, लोगों से एंड फर्म से, ठीक है। आई होप ये चीज समझ आ गई हो। तो लेट अस रीड आउट द स्टेटमेंट नाउ कि बैंक्स किससे किससे पैसा रिसीव करती है। बैंक्स रिसीव फंड फ्रॉम पीपल एंड फर्म्स। पीपल एंड फर्म्स या तो पैसा डायरेक्टली डिपॉजिट करते हैं या पैसा या फंड्स अपने चेकिंग अकाउंट में भेजते हैं। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, रात दिन या कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम हो, लोग या फर्म्स जो हैं वो चेक्स लिखकर अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। कुछ अमाउंट भी, मतलब जैसे अगर मैंने 10,000 डिपॉजिट करवाया है बैंक में, तो मैं चाहूँ तो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम में 1,000 भी विड्रॉ करवा सकती हूँ। तो मेरे बैंक में सिर्फ कह लो कि 9,000 रह जाएगा। तो मैं चाहूँ तो ये पूरा अमाउंट 10,000 का 10,000 जो मैंने डिपॉजिट करवाया, मैं पूरा का पूरा जो मेरा अकाउंट में बैलेंस पड़ा है
मतलब चाहूँ तो अगर मैंने आज 1000 विड्रॉ करवाया है और 9000 बच गया है, तो मैं कल जाकर पूरा का पूरा 9000 भी विड्रॉ करवा सकती हूँ। तो बैंक मुझे ये भी फैसिलिटी देते हैं। ठीक है। तो क्या चीज़ हुई कि जो मैंने चेकेबल डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट्स होते हैं जिन पर चेक इशू किए जा सकते हैं। देखो, जो एफडी हुई ना, मतलब ये एफडी एक फिक्स्ड डिपॉजिट होता है जिसपे आप चेक इशू नहीं कर सकते, जो आप एक ड्यूरेशन के बाद ही, मतलब आपने सुना होगा कि आपके पेरेंट्स ने आपकी 10 लाख की एफडी करवाई है, इतनी एफडी करवाई, तो ये अमाउंट आप कभी भी जाकर विड्रॉ नहीं करवा सकते हो, ये एक ड्यूरेशन के बाद आप विड्रॉ करवा सकते हो। लेकिन जो चेकेबल डिपॉजिट्स होते हैं, इन पर आप किसी भी टाइम जाकर आप चेक इशू करवा सकते हो, आप इनको कभी भी विड्रॉ करवा सकते हो। दैट्स वाई जो आपने पैसा डिपॉजिट करवाया अपने चेकिंग अकाउंट में, चेकेबल डिपॉजिट चेकिंग अकाउंट में डिपॉजिट होते हैं, तो जो आपने पैसा अपने चेकिंग अकाउंट में जाकर डिपॉजिट करवाया, उस पर आप चेक इशू कर सकते हो, तो उनको चेकेबल डिपॉजिट बोलते हैं। अब ये पैसा अपने बैंक में डिपॉजिट करवाया है, तो यही पैसा है जो बैंक्स आपको ओ भी करती हैं। तो इसलिए जो बैंक की लाइबिलिटीज हुई वही बैंक्स के लाइबिलिटीज हुई, वो चेकेबल डिपॉजिट्स की वैल्यू के बराबर है। मतलब जो आपने पैसा डिपॉजिट करवाया बैंक में, दैट इज द मनी दैट बैंक्स ओ टू यू, बैंक्स ओ टू यू, दैट इज व्हाई दैट इज द लाइबिलिटीज ऑफ द बैंक्स टू। नाउ, अब हमने किया था कि बैंक्स जो हैं वो पैसा मतलब जो फंड्स जो रिसीव करती हैं लोगों या फर्म्स वगैरह से, वो बैंक्स कुछ पैसा तो कैश की फॉर्म में होल्ड करके रखती हैं। लेकिन अब ऐसा भी सिचुएशंस आ सकती हैं कि बैंक्स के पास पैसा खत्म हो जाए, जो बैंक्स ने पैसा कैश में होल्ड करके रखा है, और उनको पैसे की जरूरत हो, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? वो पैसा आएगा रिजर्व से, रिजर्व से आएगा। और ये बैंक्स अपने पास रिजर्व्स होल्ड करके नहीं रखती हैं, बैंक्स रिजर्व्स अपने सेंट्रल बैंक में होल्ड करके रखती हैं। तो कुछ पैसा तो जो फंड मिलते हैं फर्म से और लोगों से, जो ये फर्म्स एंड पीपल, दे डिपॉजिट देयर फंड्स इन द बैंक्स, तो बैंक्स कुछ तो हिस्सा पार्शली कुछ हिस्सा हिस्सा जो है वो कैश की फॉर्म में डिपॉजिट करके रखती हैं, एंड कुछ हिस्सा जो है सेंट्रल बैंक रिजर्व्स की फॉर्म में होल्ड करके रखती हैं। अब रिजर्व्स की फॉर्म में होल्ड करके तो रखती हैं, लेकिन उसके कुछ कारण भी होंगे, उसके कुछ रीजंस भी होंगे। तो देर आर 3 रीजंस कि बैंक्स क्यों पैसा रिजर्व्स की फॉर्म में होल्ड करके रखती हैं। सबसे पहले 3 चीजें लो आप। एक तो हो गया बैंक टू पीपल, बैंक टू बैंक, एंड बैंक टू सेंट्रल बैंक। ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। दैट इज बैंक टू पीपल, बैंक टू सेंट्रल बैंक, सॉरी, बैंक टू बैंक, एंड बैंक टू कमर्श सेंट्रल बैंक। या सो अब बैंक टू पीपल वाला सिनेरियो समझते हैं। अब देखो, जो डिपॉजिटर्स होते हैं, जो बैंक में फंड्स डिपॉजिट करवाते हैं, वो या तो फंड्स डिपॉजिट करवाने आएंगे किसी एक दिन, मतलब कोई भी एक गिवन डे अज्यूम कर लो, एक दिन ऐसा आया कि उस दिन डिपॉजिटर या तो पैसा डिपॉजिट करवाने आएगा या पैसा निकलवाने आएगा। और ऐसा कोई भी दिन नहीं आएगा कि सभी के सभी एक ही बारे में अपने पैसे विड्रॉ करवाने आ जाएं। बैंक्स मैनेज ही नहीं कर पाएंगी, बैंक्स बैंक करप्ट हो जाएंगी। तो अभी हम बैंक करप्सी की कह लो कि सिचुएशन को इमेजिन नहीं कर रहे हैं। राइट नाउ वी आर इमेजिनिंग द सिचुएशन लाइक ऑन अ वेरी गिवन डे, कि डिपॉजिटर्स या तो अपना पैसा विड्रॉ करवाने आएंगे या तो अपना पैसा डिपॉजिट करवाने आएंगे। राइट। सो जो वो बैंक करप्सी वाली सिचुएशन, दैट इज इनफ्लो एंड आउटफ्लो, जो मतलब लोग जो पैसा डिपॉजिट करवाने आए बैंक में और जो लोग पैसा विड्रॉ करवाने आए, वो एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकता है। ठीक है। इसलिए बैंक्स के पास एटलीस्ट इतना तो अमाउंट हो कि बैंक्स इन दोनों चीजों को मैनेज कर पाए। मतलब अगर कोई पैसा विड्रॉ करने आए, तो बैंक्स के पास उसको पैसा देने को हो, उसके लिए बैंक्स के पास कुछ होना चाहिए। दैट्स व्हाई, दैट इज द रीजन बाय बैंक्स कीप सम रिजर्व। ठीक है। दिस वाज द सिचुएशन कि बैंक्स, बैंक टू पीपल की अगर मैं सिचुएशन इमेजिन करती हूँ, तो बैंक्स कीप दिस थिंग एज अ रिजर्व, मतलब कुछ अमाउंट रिजर्व्स के तौर पे रखते हैं। दूसरी सिचुएशन बैंक टू बैंक की,
अब हो सकता है कि मुझे अपने अकाउंट में जितना भी पैसा है वो किसी को भेजना है, तो मैं उस अमाउंट को लेकर चेक भी इशू कर सकती हूँ, क्योंकि ये भी एक फंक्शन है। तो सपोज करो कि मुझे अपने चेकिंग अकाउंट से चेक इशू करके, यहाँ पर एक फ्लो ही बना लेते हैं कि मैं हूँ, मुझे अपने चेकिंग अकाउंट से, ये चेकेबल डिपॉजिट की सिचुएशन है, चेकिंग अकाउंट से चेक इशू करके किसी को भेजना है, किसी के अकाउंट में भेजना है, और उस सामने वाले बंदे को भी जिसको मैं भेज रही हूँ, उसने भी कुछ अमाउंट मुझे सेम वे से भेजना है। हो सकता है कि मेरा अमाउंट इससे स्मॉलर हो। ठीक है, सपोज मेरा अमाउंट 10,000 है और इस इन्होंने जो मुझे अमाउंट भेजना है वो 20,000 है। हो सकता है कि मेरा अमाउंट स्मॉलर हो। तो इस डिफरेंस को कवर करने के लिए, ताकि बैंक्स को कोई दिक्कत ना आए, दैट देखो कि एज अ रिजल्ट इन ट्रांजैक्शंस के कारण, ये जो ट्रांजैक्शन यहाँ पर हो रही है, हो सकता है कि these transactions owe the other bank can be larger or smaller than the other bank, है ना, बड़ी या छोटी हो सकती हैं। तो बैंक्स को इस रीजन के कारण भी, ताकि बैंक्स इस ट्रांजैक्शन को मैनेज कर पाए, मतलब अगर 20,000 मांगे तो 20,000 मैं अपने चेकिंग अकाउंट से भेज पाऊं, या 10,000 मांगो तो 10,000 अपने चेकिंग अकाउंट से भेज पाऊं, तो बैंक्स को इस रीजन के लिए भी रिजर्व्स चाहिए रहते हैं। नेक्स्ट चीज, अब हम बात करेंगे बैंक टू सेंट्रल बैंक की सिचुएशन। देखो, ये तो चीज होती होती है, लेकिन बैंक्स जो हैं वो दे आर, एक कंपलसरी सिचुएशन भी आ जाती है जिसमें बैंक्स आर सब्जेक्टेड टू कीप सम पोर्शन ऑफ द चेकेबल डिपॉजिट्स एज रिजर्व्स। ठीक है, मतलब बैंक्स को कुछ फंड्स का हिस्सा एज रिजर्व सेंट्रल बैंक्स के साथ रखना पड़ता है, जिसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की भाषा में रिजर्व रेशो कहते हैं, राइट? So that is what I meant while talking about this thing, right? Now coming towards the next thing, that is supply demand of central bank money. देखो, if I am able to understand, अगर मुझे सेंट्रल बैंक के सप्लाई और डिमांड ऑफ मनी के बारे में समझ आ जाए, तो मुझे समझ आ जाएगा कि इकोनॉमी में सेंट्रल बैंक की सप्लाई और डिमांड की इंटरसेक्शन से, है ना, सप्लाई और डिमांड की इंटरसेक्शन से सप्लाई का वर्टिकल होता है, फॉर द रीजन आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि सप्लाई फिक्स्ड होती है, इसलिए वो इंटरेस्ट रेट के चेंज होने पर चेंज नहीं होती, इसलिए मनी सप्लाई का कर्व जो होता है वो वर्टिकल होता है, सप्लाई का कर्व वर्टिकल होता है इस केस में। और डिमांड का कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए होता है बिकॉज इंटरेस्ट रेट का उसके साथ डिमांड का नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अब ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको नहीं आई तो आपको कंसेप्ट ही समझ नहीं आएगा, तो आपको ये चीज समझनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, हम स्लोली स्लोली चलेंगे। लेट्स हॉप बैक टुवर्ड्स बैलेंस शीट। आई टोल्ड यू कि सेंट्रल बैंक की जो लाइबिलिटीज हैं उसमें सेंट्रल बैंक की मनी की बात करी गई है, जिसमें रिजर्व्स और करेंसी आते हैं। और मैंने आपको रिजर्व्स और करेंसी का मतलब समझा दिया था, नहीं समझ आया तो पीछे वीडियो करके आप देख सकते हैं। अब सेंट्रल बैंक की जो लाइबिलिटी हुई वो सेंट्रल बैंक की मनी की डिमांड बनेगी। समझते हैं कैसे? देखो, सेंट्रल बैंक की मनी की डिमांड है, एक तो लोगों के पास जो करेंसी है वो, जो लोग करेंसी की डिमांड कर रहे हैं वो, ठीक है, वो, और जो बैंक्स के रिजर्व पड़े हैं सेंट्रल बैंक के पास, ये सेंट्रल बैंक की डिमांड फॉर मनी बनेगी। अब सेंट्रल बैंक जो पैसा सप्लाई करता है वो सप्लाई फॉर मनी बनेगा सेंट्रल बैंक की, क्योंकि सेंट्रल बैंक ही सप्लाई ऑफ मनी कंट्रोल करता है। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या कहती है कि मेरी सप्लाई डिमांड की इक्वल होनी चाहिए, तो मेरी सेंट्रल बैंक की डिमांड फॉर मनी, सेंट्रल बैंक मनी की डिमांड मेरी सेंट्रल बैंक मनी की सप्लाई की इक्वल जब होगी तो मेरी इक्विलिब्रियम कंडीशन एस्टेब्लिश होगी। अब इसको फिगर्स से समझते हैं, मतलब इस फिगर को देखो, ये फिगर जब हमें समझ आ जाएगी, जब हम इन चीजों को समझेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड नाउ। देखिए, अब हमने स्टार्टिंग में किया था कि हम वेल्थ को
दो तरीकों से होल्ड कर सकते हैं, या तो हम बॉन्ड्स की फॉर्म में होल्ड कर लें और या तो हम मनी की फॉर्म में होल्ड कर लें। एंड फर्दर हमने समझा था कि मनी सिर्फ मनी ही नहीं होती है, मनी में दो चीजें इंक्लूडेड होती है, करेंसी और एक और चीज इंक्लूडेड होती है, चेकेबल डिपॉजिट्स। ठीक है। और हमने ये भी किया था कि हमने ये तो समझ लिया था कि किस फॉर्म में होल्ड करना है, फिर हमने बाद में ये भी समझा था कि किस प्रपोर्शन में इस चीज को होल्ड करना है। दैट इज जो प्रोपोर्शन है वो दो वेरिएबल्स पे डिपेंड करेगा, ये भी हमने किया था। एक तो ओवरऑल लेवल ऑफ ट्रांजैक्शंस दैट वाज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, नॉमिनल रेट, राइट, नॉमिनल इनकम के प्रोपोर्शनल था, राइट। एंड दूसरा वेरिएबल था इंटरेस्ट रेट ऑन बॉन्ड्स, राइट, कि मतलब अगर इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा तो लोग ज्यादा बॉन्ड्स भी होल्ड करना चाहेंगे, लेस मनी होल्डिंग होगी उनकी। लेकिन अगर इंटरेस्ट वही कम मिल रहा है तो उनकी मनी होल्डिंग कम होगी, मनी होल्डिंग ज्यादा होगी और बॉन्ड्स में लोग कम इन्वेस्ट करेंगे। अगर मेरा ओवरऑल लेवल ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा है, मैं ज्यादा पैसे खर्चती हूँ, तो मैं ज्यादा पैसे की फॉर्म में अपना मनी वेल्थ होल्ड करके रखूंगी, रादर देन होल्डिंग इट इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स, राइट। तो हमने ये सब चीजें करी थी। अब इस कंसेप्ट को तो अपने दिमाग में आप रखिए ही रखिए, राइट। अब हम शुरू से शुरू करेंगे यहाँ पर फिर से। देखो, अब मैंने समझा था कि जो मेरी डिमांड फॉर मनी है दैट इज करेंसी एंड चेकेबल डिपॉजिट्स। ठीक है, माय डिमांड फॉर मनी कंसिस्ट ऑफ करेंसी एंड चेकेबल डिपॉजिट्स। नाउ मैं डिमांड फॉर करेंसी को डिनोट करूंगी CUD से, और मैं डिमांड फॉर चेकेबल डिपॉजिट्स को डिनोट करूंगी DD से। D denotes for डिपॉजिट्स एंड ये वाला स्मॉल d डिनोट्स फॉर डिमांड, डिपॉजिट्स की डिमांड। यहाँ पर CU डिनोट्स करेंसी एंड D डिनोट्स डिमांड, करेंसी की डिमांड। ठीक है, तो मेरा डिमांड फॉर मनी क्या है, करेंसी की डिमांड एंड चेकेबल डिपॉजिट्स की डिमांड। और हमने ये भी डिराइव किया था, इसकी इक्वेशन क्या है, दैट इज MD इज इक्वल्स टू नॉमिनल इनकम LI। नॉमिनल इनकम क्यों, क्योंकि ओवरऑल ट्रांजैक्शंस को मेजर करना डिफिकल्ट है, इसलिए हम उसको किसके प्रोपोर्शनल मानते हैं, नॉमिनल इनकम की। एंड L represents फॉर द लिक्विडिटी, बिकॉज जो है मनी जो है बहुत लिक्विड होता है, इसको कभी भी ट्रांजेक्शनल पर्पसेस के लिए यूज किया जा सकता है। कन्वर्ट नहीं करना होता आपको किसी चीज में, बॉन्ड्स को आपको पहले मनी में कन्वर्ट करना होता है, करेंसी में कन्वर्ट करना होता है। एंड आई के नीचे नेगेटिव साइन किया बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स का नेगेटिव रिलेशनशिप होता है इसके साथ, डिमांड फॉर मनी के साथ, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो डिमांड फॉर मनी कम हो जाती है, इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं, डिमांड फॉर मनी ज्यादा हो जाती है। ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। थोड़ा स्पेस बढ़ा लेते हैं आगे चीजें समझने के लिए। या सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फैक्ट। देखो, आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि सी, करेंसी को होल्ड करना कन्वीनियंट है एंड इसको इनकन्वीनियंट है। ठीक है, होल्ड करना, ये हम पहले ही डिफरेंस समझ चुके हैं। तो करेंसी को स्मॉल ट्रांजैक्शंस के लिए होल्ड करना कन्वीनियंट है, एंड जो चेक होते हैं, मतलब ये चेकेबल डिपॉजिट्स, इनमें अगर बड़ी 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 ट्रांजैक्शंस करनी हो, लार्ज ट्रांजैक्शन, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि अगर मुझे पूरा ही अपना अकाउंट बैलेंस जो है वो अगर विड्रॉ करवाना है तो मैं उसके लिए चेक्स इशू कर सकती हूँ। ठीक है, तो उसके लिए ज्यादा चेक कन्वीनियंट होते हैं, तो हम तो एज अ रैशनल कंज्यूमर हम तो यही अज्यूम कर रहे हैं ना कि हम कन्वीनियंट चीजें करेंगे, मार्जिनल डिसीजंस लेंगे। तो ये चीज, ठीक है, तो ये चीज, तो होल्डिंग मनी इन चेकिंग अकाउंट, मतलब चेकेबल डिपॉजिट्स की फॉर्म में, इज मोर कन्वीनियंट, मतलब इज मोर
convenient, right, than to hold money in cash, than to hold it in the form of cash, right? So अज्यूम करते हैं, एक तो हमें ये चीज पता लग गई। अब अज्यूम करते हैं कि हम फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ करेंसी, दैट इज अभी हम ऐसे हमने करेंसी को डिनोट किया ना CUD से, हम इसका एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन अपने पास रखते हैं और उस प्रोपोर्शन को हम लेट कर लेते हैं C। तो हम करेंसी का सिर्फ C प्रोपोर्शन अपने पास रखते हैं, राइट। और कह लो कि करेंसी का हम सिर्फ C प्रोपोर्शन पास रखते हैं अपने, और जो बच गया दैट इज 1 - C, उसको हम चेकेबल डिपॉजिट्स में रखते हैं, दैट इज DD। ठीक है, समझे आप इस चीज को कि हम फिक्स्ड प्रोपोर्शन होल्ड करके रखते हैं कैसे। डिमांड फॉर मनी का डिमांड फॉर मनी को हम दो तरीके से होल्ड करके रखेंगे, एक करेंसी और एक चेकेबल डिपॉजिट्स। ठीक है, तो हमने अज्यूम किया कि हम C प्रोपोर्शन करेंसी का होल्ड करके रखते हैं एंड जो बच गया दैट इज 1 - C वो चेकेबल डिपॉजिट्स में होल्ड करके रखते हैं। तो दोनों की डिमांड विल बी गिवन बाय, so the demand for two will be given by two demands will be given by, कैसे होगा ये, थोड़ी और स्पेस इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो विल बी गिवन बाय मतलब हम डिमांड फॉर मनी का C प्रोपोर्शन, ठीक है, मतलब डिमांड फॉर मनी का C प्रोपोर्शन करेंसी के लिए होल्ड करके रख रहे हैं एंड 1 - C प्रोपोर्शन डिमांड फॉर मनी का हम चेकेबल डिपॉजिट्स का होल्ड करके रख रहे हैं, राइट। एक हमारी ये इक्वेशन हो गई, एक हमारी ये इक्वेशन हो गई। दूसरी चीज, नाउ सो मेरा पहला जो कंपोनेंट है वो क्या बना, मेरी डिमांड फॉर द करेंसी बाय पीपल, ये जो करेंसी जो लोगों के पास होती है। दूसरा बना मेरा डिमांड फॉर चेकेबल डिपॉजिट्स, राइट। नाउ अब क्या चीज है, अब दोबारा इस फिगर पे आते हैं। सो मेरा डिमांड फॉर मनी क्या क्या बताता है, एक तो डिमांड फॉर चेकेबल डिपॉजिट्स और एक डिमांड फॉर करेंसी। ठीक है, अब हमने इसको ऐसे भी लिख लिया। ये है मेरी एक थ्योरेटिकल फॉर्म, ये उसकी फिगर्स की फॉर्म, इक्वेशन की फॉर्म में है, राइट। नाउ हमने देखा था कि डिमांड फॉर मनी की ये इक्वेशन है और हमने डिनोट किया था कि हम डिमांड फॉर मनी का 1 - C प्रोपोर्शन चेकेबल डिपॉजिट्स में होल्ड करके रखेंगे एंड डिमांड फॉर मनी का C प्रोपोर्शन करेंसी के लिए होल्ड करके रखेंगे। ये हमने फिक्स प्रोपोर्शंस अज्यूम किए हैं, राइट। नाउ हमने ऊपर पढ़ा था कि जो चेकेबल बैंक्स जो होती हैं वो चेकेबल डिपॉजिट्स का कुछ पोर्शन एज रिजर्व्स होल्ड के रिजर्व्स की तरह होल्ड करके रखती हैं, और उसके रीजंस क्या है वो भी हमने कर लिए थे। ठीक है, रिजर्व्स के तौर पे बैंक्स कुछ चेकेबल डिपॉजिट्स का पोर्शन होल्ड करके रखती हैं। लेट अस अज्यूम कि बैंक्स जो है वो चेकेबल डिपॉजिट्स का थीटा पोर्शन एज रिजर्व्स, हम अज्यूम कर रहे हैं सिर्फ रिजर्व्स होल्ड करके रखती हैं डिमांड डिपॉजिट्स का थीटा पोर्शन, राइट। मेरे डिमांड डिपॉजिट्स क्या थे, डिमांड डिपॉजिट्स फ्रॉम इक्वेशन 2 दैट वाज
1 माइनस सी पोर्शन ऑफ मनी डिमांड। और मेरी मनी डिमांड क्या थी? डिमांड फॉर मनी, दैट इज $y है ना। तो अब क्या बना? अब क्या बन गया? दैट इज जो मेरे रिजर्व्स जो बैंक्स ने होल्ड करके रखे, मतलब चेकेबल डिपॉजिट्स का कुछ पर्सन थीटा पोर्शन एज रिजर्व्स होल्ड करके रखा। तो क्या बना मेरा? अब क्या बन गया इक्वेशन? दैट इज 1 माइनस सी, राइट, $y राइट। तो ये हो गया। नाउ अब मैं रिजर्व्स को डिनोट कर रही हूँ ऐसे। ये रिजर्व्स की डिमांड हुई, तो माय रिजर्व्स की डिमांड विल बी इक्वल टू दिस। कैसे है, एक बार दोबारा देख लेते हैं कि हम चेकेबल डिपॉजिट्स का थीटा पोर्शन बैंक्स होल्ड करके रखते हैं एज रिजर्व्स, मतलब डिमांड डिपॉजिट्स का थीटा पोर्शन, राइट। अब डिमांड डिपॉजिट्स की हमने ऊपर करा था कि डिमांड डिपॉजिट्स 1 माइनस सी पोर्शन है डिमांड फॉर मनी का। और डिमांड फॉर मनी को मैंने ऊपर उसकी इक्वेशन निकाली $बाय LI करके। तो मतलब मनी डिमांड का 1 माइनस सी पोर्शन विल बी बिकम माई ऐसे चेकेबल डिपॉजिट्स का ऐसे पूरा फॉर्मूला बन जाएगा। बिकॉज अगर हम इसको भी ऐसे करके लिखते हो 1 माइनस सी $बाय LI, तो भी वही चीज आएगी। मतलब मैंने मनी डिमांड की पूरी इक्वेशन यहाँ पर लिख दी, ठीक है। और इस पूरे का थीटा पोर्शन सिर्फ बैंक्स एज रिजर्व्स होल्ड करके रख रहे हैं, राइट। तो ये मेरे रिजर्व्स की डिमांड आ गई, राइट। सो दैट वाज इट। अब मेरे पास क्या आ गई इक्वेशन? ये डिमांड फॉर रिजर्व्स बाय बैंक, ठीक है। सो अब हमने इस डायग्राम का कितना पोर्शन कर लिया? इतना पोर्शन, राइट। नाउ सो हमने किया कि हमने इतना पोर्शन कवर कर लिया, राइट। अब हमने किया था कि जो मेरी डिमांड फॉर मनी है, राइट, वेट, सी, जो मेरी डिमांड फॉर सेंट्रल बैंक मनी है उसमें दो चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। एक मेरे रिजर्व्स प्लस करेंसी, राइट। तो रिजर्व्स प्लस करेंसी मेरी डिमांड फॉर सेंट्रल बैंक मनी में इंक्लूडेड होते हैं। ये मैंने ऊपर ही कर लिया था, ये देखो यहाँ पर, यहाँ डिमांड फॉर सेंट्रल बैंक ऑफ मनी में दो चीज़ें इंक्लूड होती है। एक डिमांड फॉर करेंसी बाय पीपल एंड डिमांड फॉर रिजर्व्स बाय बैंक्स। मतलब बैंक्स का जो प्रोपोर्शन सेंट्रल बैंक में रिजर्व्स के तौर पे पड़ा है, राइट। एंड जो लोग पैसे की डिमांड करते हैं वो करेंसी, जो कि सेंट्रल बैंक ओ करती है पब्लिक को, क्योंकि लोग पैसे की जब डिमांड करते हैं तो मनी सप्लाई को बढ़ना पड़ता है, राइट। And money supply is directly, you also know that it is directly controlled by central bank, right? So मेरा जो डिमांड फॉर सेंट्रल बैंक मनी हो गया वो मेरा दो चीज़ों से मिलकर बनेगा, दैट इज रिजर्व्स प्लस करेंसी। अब फॉर इंस्टेंस हमने सेंट्रल बैंक मनी को, सेंट्रल बैंक की मनी को हमने डिनोट कर लिया एच से, ठीक है। एच रिप्रेजेंट्स हाई पावर्ड मनी, राइट, या मॉनेटरी बेस। अब इसको हाई पावर्ड मनी या मॉनेटरी बेस क्यों कहा गया है? हाई पावर्ड मनी इसलिए कहा गया है बिकॉज ये जो एच कंपोनेंट है सेंट्रल बैंक मनी एक मल्टीप्लाइंग इफेक्ट शो करता है। एच का मतलब अगर मेरी मनी सप्लाई थोड़े से भी अमाउंट से चेंज होती है तो
ओवरऑल मनी सप्लाई में बहुत ज़्यादा एक लार्जर मल्टीप्लायर इफेक्ट देखा जाता है, बहुत लार्ज इंक्रीज देखा जाता है। और इसको मॉनेटरी बेस इसीलिए कहते हैं बिकॉज इट द ओवरऑल मनी सप्लाई डिपेंड्स अपॉन दिस बेस। सेंट्रल बैंक की मनी एक तरह का सीड है जिसपे ये पूरा ओवरऑल मनी सप्लाई का ट्री उगता है, ग्रो करता है, राइट। सेंट्रल बैंक मनी एक मेरा सीड है, इससे मेरा ये ओवरऑल मनी सप्लाई का ट्री ग्रो करेगा। इसमें थोड़ा सा भी इंक्रीज एक मल्टीप्लाइंग इफेक्ट शो करेगा ओवरऑल मनी सप्लाई पे, ठीक है। तो इसीलिए सेंट्रल बैंक की मनी को एच से डिनोट करते हैं। एच का मतलब हाई पावर्ड मनी भी होता है और मॉनेटरी बेस भी होता है। अब हम डिमांड फॉर सेंट्रल बैंक मनी की बात कर रहे हैं, तो अगर एच मेरी सेंट्रल बैंक की मनी है तो इसकी डिमांड क्या होगी, एच डी। एच मतलब हाई पावर्ड मनी और डी मतलब डिमांड, तो दैट विल बी डिमांड फॉर सेंट्रल बैंक मनी। और सप्लाई क्या होगी, एच एस। एस सब्सक्रिप्ट मेरा सप्लाई शो करता है, एच मेरा हाई पावर्ड मनी शो करता है। एंड जैसे हमने पहले भी किया था कि जैसे मेरा मनी सप्लाई एम के इक्वल है, मतलब एक फिक्स्ड प्रपोर्शन जो है सेंट्रल बैंक सप्लाई करता है, वही अब हम सेंट्रल बैंक को एच से डिनोट कर रहे हैं। मतलब ये हाई पावर्ड मनी है, किस रीजंस के कारण ये हमने ऊपर ही डिस्कस कर लिया। तो जैसे हमने मनी सप्लाई को एम से डिनोट करा था कि एक फिक्स प्रोपोर्शन सप्लाई करते हैं, ऐसे हम एच एस को एच से डिनोट करेंगे कि सेंट्रल बैंक एच प्रोपोर्शन ही सप्लाई करते हैं। सेंट्रल बैंक डायरेक्टली कंट्रोल करता है इस सप्लाई ऑफ मनी को, यू ऑल्सो नो दैट। नाउ इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या कहती है कि मेरा जो डिमांड फॉर मनी है, राइट, इक्विलिब्रियम कंडीशन कहती है कि मेरा जो डिमांड फॉर मनी है वो सप्लाई ऑफ मनी इक्वल हो जाए। अब यहाँ पर हम जैसे कि सेंट्रल बैंक मनी की बात कर रहे हैं तो हम वही इनिशियल्स यूज करेंगे, एच एच वाले, और हम डिमांड फॉर सेंट्रल बैंक मनी को सप्लाई फॉर सेंट्रल बैंक मनी की इक्वल रख देंगे। अब एच एक फिक्स प्रोपोर्शन सप्लाई हो रहा है इसलिए हम एच लिखेंगे, एंड डिमांड फॉर मनी तो हमारा एच टी है, तो ये मेरी इक्विलिब्रियम कंडीशन एस्टैब्लिश हो गई, राइट। तो अब हमने इस डायग्राम का कितना पोर्शन कर लिया है, ये वाला पोर्शन, राइट। अब मेरा डिमांड फॉर सेंट्रल बैंक मनी मेरे करेंसी और रिजर्व्स को लेकर बना है। तो रिजर्व्स क्या हुए, जो हमने ये फॉर्मूला निकाला, रिजर्व्स मेरे ये हैं आरडी से, जिसको मैं रिप्रेजेंट करूंगी। एंड द करेंसी, डिमांड फॉर करेंसी विल बी सी यू डी, दिस वन, डिमांड फॉर करेंसी ये। और जो बैंक्स एज अ रिजर्व सेंट्रल बैंक में रखते हैं दैट विल बी आर टी, जो हमने निकाल लिया, ठीक है। तो मेरा जो डिमांड फॉर सेंट्रल बैंक मनी है वो करेंसी और रिजर्व्स को मिलके बना, राइट। सो करेंसी और किसको मिलके बना, मेरे रिजर्व्स को। नाउ यहाँ पर हम करेंगे ये चीज़ मैं आपको बताती हूँ। देखो मेरा जो, राइट, डिमांड फॉर सेंट्रल बैंक मनी है वो मेरा करेंसी को और रिजर्व्स को मिलके बना। अब करेंसी मतलब मेरे मनी डिमांड का सी प्रोपोर्शन, और रिजर्व्स मतलब जो हमने निकाले, दैट इज रिजर्व्स का फॉर्मूला हमारा आया है थीटा 1 - C $/LI, राइट। थीटा 1 - C$/LI करके, ठीक है। अब क्या चीज हुई कि हमने इसको एक तरीके का कॉमन लेना है, राइट। एक मिनट, सी प्रिपोर्शन, यहाँ पर मनी डिमांड फिर से वही आ जाएगा फॉर्मूला $/LI, राइट। एंड ये थीटा प्रोपोर्शन 1 - C$/LI। अब कॉमन ले लो, इसको ग्रुप कर दो C प्लस थीटा 1 - C करके, एंड इसको कॉमन ले लो, दैट विल बी $/LI।
तो मेरी सेंट्रल बैंक की डिमांड फॉर मनी विल बी दिस। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ठीक है, मेरे डिमांड फॉर सेंट्रल बैंक मनी ये हो जाएगी। ठीक है, तो मेरी डिमांड फॉर सेंट्रल बैंक मनी क्या हो गई, ये हो गई ओवरऑल डिमांड फॉर। और ये जो है, ये मैंने पहले भी किया था कि ये जो है दैट विल बी माय मनी डिमांड, दैट इज ओवरऑल डिमांड फॉर मनी, राइट। अब हम दो एक्सट्रीम केसेस अज्यूम करते हैं। एक जिसमें लोग सिर्फ करेंसी होल्ड करके रखते हैं, दूसरा मतलब ये जो टर्म है ना ये वाली, अभी हमने इतना समझा कि ये जो है दैट इज माय ओवरऑल डिमांड फॉर मनी। अब हम ये समझेंगे कि ये जो ब्रैकेट में टर्म है इसका मतलब क्या है। इसके लिए हम दो एक्सट्रीम केसेस अज्यूम करेंगे। एक कि लोग सिर्फ करेंसी होल्ड करके रख रहे हैं, दूसरा कि लोग सिर्फ चेकेबल डिपॉजिट्स होल्ड करके रख रहे हैं, राइट। तो अगर लोग सिर्फ करेंसी होल्ड करके रख रहे हैं तो मैं सपोज मैंने यही अज्यूम किया था कि लोग मनी डिमांड का सी प्रोपोर्शन करेंसी में होल्ड करके रखते हैं, राइट। सी प्रोपोर्शन, तो अगर मैं सी को 1 लेट कर लूँ तो मेरा मतलब जो ये फॉर्मूला है इसमें मैंने सी को 1 डाला, तो मेरा ये सॉल्व करके एच जो है वो ओवरऑल डिमांड फॉर मनी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये सेम चीज़ है कि मतलब जो मेरा हमने जैसे पहले किया था कि जो मेरा सप्लाई फॉर मनी था, दैट इज माय मनी सप्लाई इज इक्वल्स टू एम, ऐसे आया था। मेरा मनी भी इसके ओवरऑल डिमांड फॉर मनी की इक्वल आ गया था, ओवरऑल डिमांड फॉर मनी की इक्वल आ गया था, दैट इज माय डॉलर बाय एल आई, इसके इक्वल आ गया था। ऐसे ही सेम देखो, सेम सेम चीजें सेंट्रल बैंक मनी के साथ हो रही है। बस ये है कि अब यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म आ गई है, राइट। तो हियर यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर लोग सिर्फ करेंसी होल्ड करके रखते हैं और यहाँ पे बैंक्स का कोई रोल नहीं है। अब हम दूसरा केस अज्यूम करते हैं कि पीपल हेल्ड ओनली चेकेबल डिपॉजिट्स। अब लोग सिर्फ चेकेबल डिपॉजिट्स होल्ड करके रखते हैं। देखो यहाँ पे अब लोगों ने सिर्फ चेकेबल डिपॉजिट्स होल्ड किया। अब हम सी को लेट कर लेते हैं, दैट इज 0, राइट। तो अब मैंने सी को 0 पुट किया, तो अब मेरा थीटा आ गया, ओवरऑल डिमांड का थीटा पोर्शन आ गया जो सेंट्रल बैंक होल्ड करके रख रहे हैं। और अगर मैं थीटा की वैल्यू को फॉर इंस्टेंस 0.1 ले लेती हूँ, इसका मतलब ये होगा कि ओवरऑल डिमांड फॉर मनी का सिर्फ 1/10 पोर्शन, क्योंकि ये तो 1/10 ही होता है ना अगर मैं पॉइंट को हटा दूँ। तो ओवरऑल डिमांड, इसका मतलब हुआ कि अगर मैं थीटा को सपोज 0.1 अज्यूम कर लेती हूँ, मैं 0.2 भी अज्यूम कर सकती थी, मतलब 2/10, मतलब 1/5, मतलब 1/5 पोर्शन। और अगर मैं 0.1 अज्यूम करूँ तो मतलब 1/10 पोर्शन ओवरऑल डिमांड फॉर मनी का सेंट्रल बैंक डिमांड कर रही है। ठीक है, तो डिमांड फॉर सेंट्रल बैंक मनी विल बी 1/10 पोर्शन ऑफ माई ओवरऑल डिमांड फॉर मनी। देयरफॉर जो मेरे रिजर्व्स की डिमांड होगी दैट वुड बी 1/10 ऑफ माई ओवरऑल डिमांड फॉर मनी। अगर मैं इन दो एक्सट्रीम केसेस को साइड पे रख दूं, अब मैंने दो एक्सट्रीम केसेस देख लिए, अगर मैं इनको साइड पे रख दूं, देखो एज लॉन्ग एज लोग चेकेबल डिपॉजिट्स होल्ड करते हैं वो ओवरऑल डिमांड फॉर मनी से, ओवरऑल डिमांड फॉर मनी बहुत ज़्यादा होगी। और ओवरऑल जो बैंक्स होती है वो डिमांड फॉर मनी का सिर्फ कुछ ही पोर्शन जो है वो एज रिजर्व्स होल्ड करके रखती हैं। तो my C will be always less than 1, that signifies the central bank मनी की जो डिमांड होगी दैट इज लेस देन द ओवरऑल डिमांड फॉर मनी, बिकॉज जो रिजर्व्स की डिमांड होती है दैट इज ओनली द फ्रैक्शन ऑफ डिमांड फॉर चेकेबल डिपॉजिट्स, राइट। दैट इज व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग यू कि जो चेकेबल डिपॉजिट्स होते हैं उसका कुछ ही पोर्शन जो है बैंक्स एज अ रिजर्व्स होल्ड करके रखती हैं। तो जो मेरा सी होगा दैट विल बी ऑलवेज लेस देन 1, मेरा जो थीटा होगा वो हमेशा लेस देन 1, मतलब जो सी होगा है ना, जो मैं उसमें कांस्टेंट टर्म में इंक्लूड करती हूँ वो जब लेस देन 1 होगा तो ओवरऑल मेरे रिजर्व्स जो होंगे दैट विल बी लेस देन माई ओवरऑल डिमांड फॉर मनी, है ना। यहाँ पर मैं लिख ही देती हूँ
कि जो मेरा थीटा होगा वो हमेशा कम होगा ओवरऑल डिमांड फॉर मनी से, बिकॉज मेरा जो सी है दैट इज लेस देन 1, राइट। राइट। अब हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए एस्टैब्लिश कर लिया कि मेरा एच टी एच के इक्वल है। अब इसको ग्राफिकली कैसे शो करेंगे, वही कि हमने ये अज्यूम कर लिया, ये जैसे हमने पिछले वाले डायग्राम में किया था, बस ये है कि हमने उसको एच से रिप्लेस कर लिया, राइट। तो ये हुई मेरी सेंट्रल बैंक की सप्लाई, है ना, जिसको हम एच से डिनोट करेंगे बिकॉज फिक्स्ड है। और ये वर्टिकल क्यों है, बिकॉज इंटरेस्ट रेट कोई भी हो ये चेंज नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि सेंट्रल बैंक एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन मनी का सप्लाई करता है। और ये जो मेरी सेंट्रल बैंक की डिमांड फॉर, ठीक है, डिमांड फॉर सेंट्रल बैंक मनी है, दैट विल बी दिस, दैट इज करेंसी प्लस रिजर्व्स की डिमांड, जिसको मिलाकर मेरी डिमांड फॉर सेंट्रल बैंक मनी बनती है डिमांड फॉर सेंट्रल बैंक मनी बनती है, ठीक है। तो अब जहां पर ये इंटरसेक्ट करेगा वहां पर मेरा इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन होगा, राइट। तो मैंने आपको पहले भी दो कंडीशंस अज्यूम करी थी कि अगर मेरी नॉमिनल इनकम में चेंज आता है तो मेरा ये शिफ्ट करेगा, ठीक है, और अगर मेरी सप्लाई ऑफ मनी में चेंज आता है तो मेरा ये शिफ्ट करेगा, ठीक है, ये शिफ्ट करेगा तो मेरा इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, ये शिफ्ट करेगा, राइट वर्ड शिफ्ट करेगा तो मेरा इंटरेस्ट रेट ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जो सेम चेंजेस है ना जो हमने डिमांड फॉर मनी में किए थे, सप्लाई फॉर मनी में किए थे, वो सेम चेंजेस इसमें अप्लाई हो गए, बस एच से रिप्लेस कर देना, राइट। नाउ एंड इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि नॉमिनल इनकम के चेंज होने से कैसे शिफ्ट आएगा इसमें, यही वाले पर्टिकुलर डायग्राम में, और कह लो कि सप्लाई ऑफ मनी के चेंज होने पर, सेंट्रल बैंक की सप्लाई मनी में चेंज आने पर कैसे चेंज आएगा, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, एंड मैं आप दोबारा इसकी वीडियो बना दूंगी और पर्टिकुलरली इसी के चेंजेस एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। एलसी सिर्फ थ्योरेटिकल वे से लिखा हुआ है, इसके चेंजेस शो नहीं किए गए हैं, ठीक है। अब दो ऑल्टरनेटिव हमने एक तो देख लिए कि डिमांड फॉर सेंट्रल बैंक मनी का एंड सप्लाई फॉर सेंट्रल बैंक मनी का, इसके इक्विलिब्रियम से मैं इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन कर सकती हूँ। लेकिन सिर्फ यही तरीका नहीं होता, दो और तरीके भी होते हैं। एक है मेरा फेडरल फंड्स मार्केट एंड फेडरल फंड्स रेट, बिकॉज हम यूएस इकोनॉमी को देख रहे हैं साथ में, तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग इन द टर्म्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड फॉर सेंट्रल बैंक मनी, हम अब देखेंगे रिजर्व्स की टर्म में। हम रिजर्व्स की टर्म में भी एस्टैब्लिश करके इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन कर सकते हैं। सप्लाई देखो, जो रिजर्व्स का सप्लाई है मतलब वो सेंट्रल बैंक के सप्लाई ऑफ मनी के इक्वल होगा, राइट। अब यहाँ पर जो मेरा सेंट्रल बैंक का सप्लाई ऑफ मनी क्या इक्वल था, एच के इक्वल था, माई एच एस वॉज इक्वल्स टू एच, राइट। अगर मैं इसको डिमांड फॉर करेंसी बाय पब्लिक से सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ तो मेरा डिमांड फॉर रिजर्व्स आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो मतलब ये चीज बन जाएगी। तो मेरी इक्विलिब्रियम कंडीशन भी यही कहती है कि मेरा सप्लाई ऑफ मनी डिमांड फॉर बैंक रिजर्व्स के इक्वल आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। क्योंकि ये चीज फिर मेरी ऐसे आ जाएगी ना, यहाँ पर अगर हम इसको क्लोजली देखते हैं तो अगर मैं इसको चेंज करती हूँ, थोड़ा मॉडिफाई करती हूँ, तो मेरा कुछ ऐसे आ जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊं, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊं तो मेरा डिमांड फॉर सेंट्रल बैंक मनी विल बी करेंसी का डिमांड प्लस रिजर्व्स का डिमांड, ठीक है। और ये जो था वो मेरे एच के इक्वल था, राइट। तो अच्छा, देखो यहाँ पर ये चीज देखो कि मैं अगर इसको इधर ले जाती हूँ, मतलब
करेंसी का डिमांड प्लस रिजर्व्स का डिमांड, और ये मेरा किसके इक्वल है, सेंट्रल बैंक की सप्लाई ऑफ मनी के। ठीक है, और मेरा जो सेंट अगर ये ऐसे आ जाता है, इसको हम और भी क्या कहते थे, ये मेरे सेंट्रल बैंक की मनी की डिमांड थी, राइट। तो और ये और किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, एच के इक्वल है। तो हो गई ना अपने आप इक्विलिब्रियम की कंडीशन एस्टैब्लिश। तो हम बैंक रिजर्व्स का भी यूज करके, बैंक रिजर्व के सप्लाई और डिमांड का भी यूज करके इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करके इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन कर सकते हैं, राइट। अब इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, यूएस का आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, बट स्टिल हम कर लेते हैं। देखो, यूएस में ऐसे बैंक रिजर्व की एक्चुअल मार्केट है, ठीक है, जिसमें जो इंटरेस्ट रेट खुद ब खुद एडजस्ट करके इक्विलिब्रियम में एस्टैब्लिश कर देता है। यूएस में इस इंटरेस्ट रेट को फेडरल फंड्स रेट कहते हैं, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी, यूएस की मॉनेटरी पॉलिसी का मेन इंडिकेटर है। एंड बैंक रिजर्व्स की मार्केट को फेडरल फंड्स मार्केट कहते हैं, राइट। तो ये चीज है। अब दूसरा तरीका जिससे हम इक्विलिब्रियम डिटरमाइन कर सकते हैं, दैट इज द सप्लाई ऑफ मनी, डिमांड फॉर मनी एंड मनी मल्टीप्लायर। अब हम इसको ओवरऑल सप्लाई ऑफ मनी एंड ओवरऑल डिमांड फॉर मनी को इसकी इक्वालिटी देखते हैं। देखो, जो मेरी अब पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन डिटरमाइन करते हैं। सबसे पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन ओवरऑल सप्लाई ऑफ मनी एंड ओवरऑल डिमांड ऑफ मनी, हमने ऊपर भी किया था कि मेरी ओवरऑल डिमांड फॉर मनी जो है वो $/LI है, लेकिन हमें अभी ये नहीं पता। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम कंडीशन को निकालेंगे। मेरी जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है वो ये कहती है कि मेरी सेंट्रल बैंक की सप्लाई ऑफ मनी सेंट्रल बैंक की डिमांड के इक्वल है, ऑफ मनी की डिमांड के इक्वल है। तो मेरा जो एच निकला था वो ये निकला था। अगर मैं इसको दोनों तरफ डिवाइड कर देती हूँ तो मेरा ये आ जाएगा। अब ये तो हमने निकाला था कि ये मेरी होती है ओवरऑल डिमांड फॉर मनी। तो जो बच गया वो क्या बना, मेरा ओवरऑल सप्लाई ऑफ मनी बन गया ना, मेरा इक्विलिब्रियम, मेरा सप्लाई ऑफ मनी मेरे डिमांड फॉर मनी के इक्वल आ गया, राइट। तो अब आपने मैथमेटिक्स में भी करा था, अगर ये लेस देन 1 है तो ये ओवरऑल टर्म बड़ी हो जाएगी, है ना। अगर ये छोटी होती जाएगी तो ओवरऑल फ्रैक्शन जो है वो बड़ी होती जाएगी, तो ओवरऑल इट विल बी ग्रेटर देन 1। रीजन क्या है, मनी मल्टीप्लायर, हाई पावर्ड मनी। ठीक है, कि मतलब अगर मेरा सप्लाई ऑफ मनी में थोड़ा सा भी चेंज आता है तो मेरा मल्टीप्लाइंग इफेक्ट देखने को मिलेगा, मल्टीपल टाइम्स वो चेंज हो जाएगा, ओवरऑल सप्लाई ऑफ मनी उतना ही ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी इकोनॉमी में। ठीक है, तो मेरा ओवरऑल सप्लाई ऑफ मनी मेरे सेंट्रल बैंक टाइम्स मल्टीप्लायर के इक्वल होती है, राइट। तो हमने यहाँ पर एक बेसिक चीज समझी कि देखो, यहाँ पर हमने मनी मल्टीप्लायर के बारे में समझा कि अगर मैं अपनी सप्लाई ऑफ मनी में एक इंक्रीज करती हूँ बाय $1, तो मेरी ओवरऑल मनी सप्लाई में मल्टीप्लाइंग टाइम्स इंक्रीज आता है, जिसको मैं ऐसे ये ओवरऑल सप्लाई ऑफ मनी को, क्योंकि ये डॉलर मतलब अगर मैं इसको अगर ये मेरा लेस देन 1 है तो ओवरऑल ये मेरा ग्रेटर देन 1 चला जाएगा, दैट इज माय मनी मल्टीप्लायर। तो मेरा ओवरऑल मनी सप्लाई ऑफ मनी इज इक्वल्स टू द सेंट्रल बैंक टाइम्स द मल्टीप्लायर। ठीक है, अब इस मल्टीप्लायर को थोड़ा और डीपली समझने के लिए अज्यूम करते हैं एक एक्सट्रीम केस जो हमने पहले लिया था, कि लोग जब सिर्फ चेकेबल डिपॉजिट्स होल्ड कर रहे हैं, करेंसी नहीं होल्ड करते, सिर्फ चेकेबल डिपॉजिट्स होल्ड करते हो, तो उस केस में हमने अज्यूम किया था कि मेरा जो सी है वो 0 के इक्वल है। तो जब मैंने सी को 0 के इक्वल अज्यूम किया था, मेरा थीटा आया था कि नहीं आया था, थीटा आया था, आंसर मेरा थीटा $/LI आया था, जो कि ये $/LI मेरा ओवरऑल डिमांड फॉर मनी बताता है। अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हम बताते हैं कि मेरा सप्लाई जो है वो डिमांड के इक्वल होता है, मतलब जो मेरा, अब हमने यहाँ पर करा था कि हम दो तरीकों से और इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर सकते हैं। एक तो ये फेडरल वाला, और एक हमने किया था कि ओवरऑल सप्लाई ऑफ मनी, ओवरऑल डिमांड ऑफ मनी जब इक्विलिब्रियम में आ जाए तो मनी, ओवरऑल सप्लाई ऑफ मनी मल्टीपल टाइम्स मतलब सक्सेसिव राउंड्स देखे जाते हैं।
ठीक है, मल्टीप्लाइंग टाइम्स चेंज होता है मेरा। ठीक है, तो मतलब अगर मैं इस इक्विलिब्रियम कंडीशन को दोबारा अज्यूम करूँ कि मेरा ओवरऑल सप्लाई ऑफ मनी ओवरऑल डिमांड ऑफ मनी के इक्वल है, तो हमने ऊपर जैसे निकाला था कि ये मेरा ओवरऑल सप्लाई ऑफ मनी, राइट, मेरा ओवरऑल डिमांड ऑफ मनी के इक्वल है, जैसे कि हमने ये वाला निकाला, इसको हमने दोबारा लिख दिया। तो अगर मैं इसमें ये एक्सट्रीम केस अज्यूम करती हूँ कि लोग सिर्फ चेकेबल डिपॉजिट्स की फॉर्म में मनी होल्ड करते हैं, और मैं उस पे सी को जीरो अज्यूम कर लूँ इस रीजन की वजह से कि वो चेकेबल डिपॉजिट्स की फॉर्म में सिर्फ मनी को होल्ड करते हैं, नॉट इन द फॉर्म ऑफ करेंसी। तो यहाँ पर अगर मैं सी को जीरो डालूंगी तो मेरा 1/थीटा आ जाएगा। यहाँ पर मेरा 1/थीटा जो है वो मेरा मल्टीप्लायर है। अगर मेरा एच बाय डॉलर इंक्रीज करता है तो ओवरऑल 1/थीटा मनी सप्लाई में इंक्रीज देखने को मिलेगा। और अगर मैंने जैसे पहले अज्यूम किया था इसी एक्सट्रीम केस में, देखो, अगर तो मैं सिर्फ बात कर रही होती कि लोग करेंसी की फॉर्म में मनी होल्ड कर रहे हैं तो मेरा यहाँ पर ही खत्म हो जाना था। लेकिन अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि लोग जो हैं वो चेकेबल डिपॉजिट्स की फॉर्म में मनी होल्ड करते हैं। तो अब मैं अज्यूम करूंगी कि मेरा जो थीटा है वो 0.1 है। तो मतलब यहाँ पर 1/थीटा क्या आ गया, 10। ये शो करता है कि जो इनिशियल इंक्रीज था मेरे सेंट्रल बैंक की मनी में, उसकी वजह से ओवरऑल मनी सप्लाई में, मतलब ओवरऑल मनी सप्लाई में 10 फोल्ड इंक्रीज देखने को मिला। अब इसको और थोड़े अच्छे से समझने के लिए एक केस से समझते हैं। सपोज करो फेड, जो कि यूएस का बैंक है, उसने बॉन्ड मार्केट में सेलर से $100 के बॉन्ड्स खरीदे। अब अगर वो $100 के बॉन्ड्स खरीदेगा तो वो उसके लिए पे भी तो करेगा $100 सेलर को, मतलब जिससे भी बॉन्ड मार्केट में खरीदे तो उस सेलर को $100 उस $100 के बॉन्ड्स के बदले पे भी करेगा। और हमने देखा था जब बैंक उन बॉन्ड्स के लिए, मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशंस में हमने क्या देखा था, ओपन मार्केट ऑपरेशंस में हमने देखा था कि अगर बॉन्ड खरीदने के लिए बॉन्ड्स जब सेंट्रल बैंक बाय करती है तो वो मनी सप्लाई को इकोनॉमी में इंक्रीज करता है। तो वहीं अगर मैं यहाँ पर ये चीज देखूं कि अगर फेड $100 के बॉन्ड सेलर से बाय करता है तो सेलर को उसके लिए उसको $100 पे भी करना पड़ेगा, जिससे सेंट्रल बैंक $100 पे करने के लिए पहली बात तो मनी क्रिएट करती है, और जिसकी वजह से सेंट्रल बैंक की मनी की सप्लाई जो है वो $100 से इंक्रीज हो जाती है। अब मल्टीप्लायर इफेक्ट देखने के लिए कि होता क्या है, अज्यूम करते हैं कि जो मेरा सेलर है वही एक्सट्रीम केस कि सिर्फ चेकेबल डिपॉजिट्स की फॉर्म में मनी होल्ड करता है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ करेंसी। ठीक है, तो सेलर वन ने जो $100 फेड से उसको मिले बॉन्ड्स बेचने के बदले, अब उसने $100 अपने चेकिंग अकाउंट में भेज दिया, उसने कैश होल्ड नहीं करा। मतलब मनी को दो तरीकों से होल्ड किया जा सकता है, या तो करेंसी की फॉर्म में होल्ड कर लो या तो डिमांड डिपॉजिट्स। अब यहाँ पर हम एक्सट्रीम केस ले रहे हैं कि करेंसी की फॉर्म में, यहाँ पर लिख ही देती हूँ कि मनी को आप दो तरीकों से होल्ड कर सकते हो, करेंसी या चेकेबल डिपॉजिट्स, राइट। करन इस एक्सट्रीम केस में हम अज्यूम कर रहे हैं कि करेंसी की फॉर्म में होल्ड नहीं किया है, चेकेबल डिपॉजिट्स की फॉर्म में होल्ड किया है। तो जो उसने $100 रिसीव करे उसको उसने अब चेकेबल डिपॉजिट्स को कहाँ होल्ड करके रखते हैं, चेकिंग अकाउंट में, तो उसने $100 अपने चेकिंग अकाउंट में भेज दिए। सपोज करो कि उसका अकाउंट था बैंक ए में, तो मतलब बैंक ए के जो चेकेबल डिपॉजिट्स थे वो कितने से राइज हो गए, वो $100 से राइज हो गए। अब हमें भी पता है कि बैंक जो है वो चेकेबल डिपॉजिट्स का थीटा पोर्शन होल्ड करके रखता है एज रिजर्व्स। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट्स का, ठीक है, थीटा पोर्शन होल्ड करके रखता है।
तो सपोज करो कि बैंक ने 0.1 पोर्शन जो है वो चेकेबल डिपॉजिट का होल्ड करके रखा, मतलब $10 रिजर्व्स में, और बाकी का बचा उन्होंने बॉन्ड्स खरीदने में लगा दिया बैंक ने। बिकॉज आपको भी पता है कि बैंक के पास जो फंड्स आते हैं, ठीक है, बैंक्स या तो कह लो कि एसेट्स उनके बन जाते हैं, या तो उसको बाय करने में, इन्वेस्टमेंट्स करने में लगा देते हैं, या तो उसके लोन दे देते हैं। ये हमने फंक्शंस ऊपर किए थे। अब उन्होंने सपोज करो कि 0.1 पोर्शन एज रिजर्व्स रख लिया और बाकी का बचा हुआ उन्होंने बॉन्ड्स खरीदने में लगा दिया। अब बैंक ए ने सेलर टू से $90 के बॉन्ड्स खरीदे, ठीक है। अब सेलर टू ने आगे इस $90 के बॉन्ड्स को अपने चेकिंग अकाउंट में, अपने अपने बैंक के बैंक सपोज कर लो बैंक बी के चेकिंग अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिया। अब बैंक बी के चेकेबल डिपॉजिट्स $90 से बढ़ जाएंगे। अब बैंक बी $90 का 0.1 पोर्शन रिजर्व्स रख लेगा, बाकी का फिर से बॉन्ड्स खरीदने में लगा देगा। अब 0.9 पोर्शन ऑफ $90 $81 के बॉन्ड्स खरीद देगा। तो अब वो जो है बैंक बी ने $81 के बॉन्ड जो है वो सेलर थ्री से खरीदे, ठीक है। अब सेलर थ्री के पास जो पैसे आए $81 वो उसने अपने चेकिंग अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिए बैंक सी में, एंड सो ऑन, ये प्रोसेस चलता जाएगा। तो जो ये चेन ऑफ इवेंट्स हैं ये आपको अभी तक क्लियर हो गई होगी, मैंने जो आपको समझाई है। तो इवेंचुअल इंक्रीज देखने को कितना मिला, देखो, जो सेलर वन के डिपॉजिट करने से जो चेकेबल डिपॉजिट्स में बैंक ए के $100 का इंक्रीज आया, प्लस जो उन्होंने उसमें से $90 के फिर से बॉन्ड्स खरीदे, वो सेलर टू के पास, सेलर टू ने फिर डिपॉजिट करवाया बैंक बी में, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जब ये प्रोसेस चलता गया तो इसके हम सम को ऐसे लिखेंगे, $100, पहले 1 का इंक्रीज आया, फिर उसके बाद 0.9 का, फिर उसका स्क्वायर, फिर उसका ऐसे ऐसे। तो ये एक आपको ज्योमेट्रिक सीरीज देखने को मिल सकती है। ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला ये होता है, मतलब हमने 0.9 ले लिया, ठीक है इसको, तो मतलब बाय 10 इंक्रीज आया, ठीक है। तो इनिशियल जो था दैट वाज $100। मल्टीप्लाइंग इफेक्ट देखने को मिल रहा है ना आपको यहाँ पर, है ना। इस $100 को मैं 10 से मल्टीप्लाई अगर कर दूं, जो मेरा ये ज्योमेट्रिक सीरीज का आंसर निकल के आया है, तो आपको देखने को मिल सकता है कि आपको मल्टीप्लाइंग टाइम्स इफेक्ट देखने को मिला है। यहाँ पे 10x इंक्रीज देखने को मिला है, 100 से सीधा $1000 पहुंच गया है। तो मेरी जो मनी सप्लाई है वो 10 टाइम्स इंक्रीज हुई है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो अल्टीमेट इंक्रीज देखने को मिलता है मनी सप्लाई में, वो रिजल्ट होता है कितने सारे सक्सेसिव राउंड्स का जिसमें बॉन्ड्स परचेज किए गए हैं। अब इस राउंड में देखो, स्टार्ट हुआ था ये फेड के ओपन मार्केट ऑपरेशन से, उसके बाद बैंक टू बैंक ये चीज कंटिन्यू हुई है बॉन्ड्स परचेज करने से। तो ये जो बॉन्ड्स परचेज करने के सक्सेसिव राउंड्स देखे गए हैं, तो इसमें इसकी वजह से ओवरऑल मनी सप्लाई में एक अल्टीमेट इंक्रीज देखा गया है। तो हर एक जो राउंड है वो मेरी मनी सप्लाई को इंक्रीज करता रहता है बाय 0.9। इसलिए हमने यहाँ पर भी 0.9 को मल्टीपल टाइम्स सक्सेसिवली प्लस किया है, पहले 0.9 फिर 0.9 का स्क्वायर, ऐसे ऐसे ऐसे। तो इसकी वजह से मेरी जो ओवरऑल मनी सप्लाई है, ठीक है, जो सेंट्रल बैंक की मनी सप्लाई है उसमें इंक्रीज देखने को मिला है, राइट। आई होप आपको ये मल्टीप्लायर क्लियर हो गया हो। दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर 4, दैट इज फाइनेंशियल मार्केट्स। आई होप आपको समझ आ गया हो। कुछ नहीं समझ आया है तो यू कैन टेल मी। अच्छा, इसमें मैंने आपको ये प्रॉपरली फिगर दोबारा से कंप्लीट करके नहीं बताई थी। देखो, हमने इस फिगर में ये तो कर लिया था, लास्ट में बस यही था कि इक्विलिब्रियम प्रूव हो गया था, डिमांड फॉर सेंट्रल बैंक ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ सेंट्रल बैंक मनी की इक्वल आ गया था। और वही इक्वेशन में हमने ये डिराइव किया था जो कि एच एस जो था इसके इक्वल था, क्योंकि फिक्स्ड सप्लाई ऑफ मनी होती है, ठीक है। दैट कंप्लीट्स आवर डायग्राम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लेना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। सो दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर नंबर 4।
So I hope you guys liked my explanation, and if you guys have any doubt, you can comment, and you will get these notes in the WhatsApp group itself. So yeah, till then, bye bye. हम next class में chapter 3 शुरू करेंगे, right? So till then, bye bye.